स्वागत है आप सभी का। तो आज अपने बात करने वाले हैं डीसी शंट मोटर के बारे में। पिछली क्लास में अपनों ने पढ़ा था डीसी सीरीज़ मोटर के बारे में, यानी जो रेलवे के अंदर जो प्रयोग की जाने वाली जो मोटर होती है वो यानी सीरीज़ मोटर होती है, और उसको रेलवे में क्यों प्रयोग किया जाता है वो हमारी जो पिछले वाली जो क्लास यानी पिछले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने बता दिया गया था। पूरा सही तरीके से आपको अच्छे तरीके से समझाया गया है कि उसका उपयोग क्यों किया जाता है, और सीरीज़ मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो उच्च क्यों होता है वो भी हमने बताया है। आज जो अपने बात करने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है, जो आज की जो मोटर है वो है डीसी शंट मोटर के बारे में। यानी डीसी शंट मोटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, किस प्रकार के जो उपकरण यानी किस प्रकार की जो मैकेनिकल एनर्जी चाहिए उपकरणों को वहाँ पर किया जाता है। तो अपने जो टाइप के बारे में पढ़ेंगे, जैसे पेपर मशीन होगी, और जैसे बात करें रोलिंग मशीन होगी, ठीक है, प्लानर हो गया, तो वहाँ पर किस प्रकार की मोटर को प्रेरणा दी जाती है कि आप इसी प्रकार की या इन प्रकार की मोटरों का आप यूज़ करोगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले कि जो व्यवहारिक जीवन के अंदर जो मोटरें प्रयोग हो रही है इनका अलग अलग प्रयोजन के आधार पर अलग अलग प्रयोग के हिसाब से मोटरों को अलग अलग भागों में विभक्त किया गया है। कौन सी मोटर कौन से काम के लिए ज़रूरी है वो आज हम अपने बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और बने रहें हमारे चैनल के साथ है। तो आज का जो टॉपिक है वो डीसी शंट मोटर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना जो चैप्टर चल रहा था वो है डीसी मोटर। डीसी मोटर के अंदर जो आज का जो टॉपिक है हमारा, जैसे कि बात कर रहे हैं, तो वो है डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि आपको कुछ नहीं समझना है, आपको समझना है कि श्रेणी की अगर बात करें तो सीरीज सर्किट आ गया, शंट की बात करें तो कौन सा आ गया, समांतर सर्किट आ गया। अगर कंपाउंड की बात करें तो श्रेणी और समांतर को मिला के क्या बनेगा, मिश्रित परिपथ, और श्रेणी मोटर और शंट मोटर को मिला के क्या बनेगा, कंपाउंड मोटर। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो इसका अपने एक नाम अपने क्या रख सकते हैं कि समांतर मोटर भी अपने इसको क्या है बोल सकते हैं। ये भी आप क्या रखोगे, इसको याद रखोगे, शंट, ठीक है, यानी समांतर। तो आपको पता है कि जो शंट शब्द आया है, तो शंट का मतलब होता है कि आप सभी को पता है कि जो एक वाइंडिंग होती है जिसे क्या कहते हैं, अपने शंट वाइंडिंग कहते हैं। और शंट वाइंडिंग मैंने बताया था कि आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो कॉमन रखी जाती है। चाहे आप सीरीज़ की बात कर रहे हैं तो सीरीज़ में आर्मेचर जोड़ दो, और अगर बात कर रहे हैं कि शंट वाइंडिंग की, शंट मोटर के बारे में, तो आप शंट वाइंडिंग को आर्मेचर में जोड़ दो। यानी जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो हर प्रकार की जो मोटर होती है उनमें क्या रहती है, एक कॉमन वाइंडिंग है जहाँ के लिए हमेशा ही क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगर सीरीज़ के साथ आर्मेचर के साथ सीरीज़ वाइंडिंग प्रयोग कर रहे हैं तो सीरीज़ मोटर, अगर आर्मेचर के साथ समांतर वाइंडिंग यानी शंट वाइंडिंग प्रयोग कर रहे हैं तो शंट मोटर कहलाएगी। अगर दोनों ही बात कर रहे हैं, आर्मेचर के साथ सीरीज़ और शंट दोनों ही कर रहे हैं, तो वो मोटर कौन सी होगी, आपकी कंपाउंड मोटर होगी। तो आप सभी को पता है, आप बताया था मैंने कि शंट वाइंडिंग होती है जो जिसके अंदर जो टर्नों की संख्या होती है वो क्या रखी जाती है कि गेज होता है वो क्या होता है, बिल्कुल पतला, यानी पतले तार, और इसमें जो टर्नों की संख्या क्या होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। तो आज अपने बात करेंगे शंट मोटर के बारे में। शंट मोटर की जो स्ट्रक्चर होती है वो देख लेते हैं कि शंट मोटर किन किन कारणों यानी जो कौन कौन से प्रकार के जो पुर्जे होते हैं जो इसके अंदर उपयोग किए जाते हैं इस प्रकार की मोटर को बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी को पता चल गया होगा कि ये जो प्लस टर्मिनल है लाइन का, और ये क्या है, माइनस टर्मिनल है, और यहाँ पर आपको डीसी सप्लाई से क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है। ये आपको पता है आर्मेचर वाइंडिंग है, और आर्मेचर वाइंडिंग को आप सब लोग जानते हैं भली भांति कि A1 और A2 से इसके टर्मिनलों को क्या किया जाता है, शो किया जाता है। और आप लोग जानते हैं कि शंट वाइंडिंग के टर्मिनलों को E1 और E2 से लिखा जाता है, और इसका जो शंट वाइंडिंग को SS से लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाता है, A से, यानी आर्मेचर से। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा कि जो शंट वाइंडिंग यानी किस प्रकार का सर्किट, एक समांतर सर्किट है। तो आपको शंट वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग को दोनों को इस तरीके से जोड़ना है ताकि दोनों क्या रहे, एक दूसरे के समांतर में रहे। तो ये जो बनी जो मोटर होती है वो क्या कहलाती है, एक डीसी शंट मोटर कहलाती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट बनता है वो ये बनता है कि सीरीज वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों एक दूसरे के समांतर में जोड़ दी जाए तो मोटर कौन सी कहलाएगी, आपकी शंट मोटर। यानी आर्मेचर वाइंडिंग व शंट वाइंडिंग को आपस में कैसे जोड़ना है,
समांतर में। तो आपकी जो मोटर है वो कौन सी कहलाएगी? शंट मोटर। शंट मोटर क्या है? कहलाती है। ठीक है, तो शंट मोटर की अगर आपसे डेफिनेशन पूछे तो आप सोचोगे अरे मोटर की क्या डेफिनेशन होती है? तो मैं बता दूं, कुछ नहीं करना, आपको सीरीज वाइंडिंग को समांतर में जोड़ना है। सॉरी, शंट वाइंडिंग को कहाँ जोड़ना? आर्मेचर के समांतर में। चाहे आर्मेचर वाइंडिंग किसके जोड़ दो? शंट वाइंडिंग के समांतर में। तो जिससे जो मोटर का निर्माण होता है उसे क्या कहेंगे? अपने शंट मोटर कहेंगे। अब बात करते हैं कि आप सब लोगों को पता है कि जो समांतर सर्किट होता है उसमें क्या होता है? वोल्टेज का मान समान रहता है, आप लोग जानते हैं। अगर वोल्टेज का मान भी कम ज़्यादा नहीं हो रहा है तो क्या धारा कम ज़्यादा होगी? नहीं होगी। जैसी बात है कि अगर धारा कम ज़्यादा किस कारण से होती है? वोल्टेज के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज भी क्या है? फिक्स है, क्योंकि समांतर सर्किट में आप सब लोगों को पता है कि जहाँ पर इतना यहाँ पर वोल्टेज मिल रही है वो एक वोल्टेज कहाँ मिलेगी? यहाँ पर मिलेगी। तो सीधी सी बात है कि धारा भी फिक्स रहेगी। अगर धारा का मान फिक्स है तो आपको पता है कि जब किसी भी कॉइल में जब करंट फ्लो की जाती है तो वो क्या बनाती है? चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। तो फ्लक्स का मान भी क्या होगा? स्थिर होगा। और मैंने बताया था कि एक समीकरण के द्वारा माध्यम से बताया था कि जो समानुपाती होती है गति वो क्या होती है? एक बट्टे के अंदर क्या होता है? फाई होता है। अगर फ्लक्स का मान स्थिर रहेगा आपका तो गति भी क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। तो अपने कह सकते हैं कि शंट मोटर एक नियत प्रकार की गति क्या करती है? अपने को प्रदान करती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या रहेगा? नियत गति वाली मोटर। किस कारण से होता है नियत गति? तो ये आपके पास है समीकरण यानी इक्वेशन दी गई है, इसके जरिए आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप सभी को पता है किसी भी प्रकार की कोई मोटर होती है वो स्टार्टिंग के अंदर आपको पता है कि जो करंट का जो मान लेती है वो पूर्ण भार धारा का कितना होता है? 1.5 गुना क्या होता है? करंट लेती है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होगा? इसका जो टॉर्क होता है वो निमन होता है। निमन किस कारण से होगा? आप अपनों ने पढ़ा था सीरीज मोटर के बारे में, यानी जो जनरली जो टॉर्क होता है वो किसके समानुपाती होता है? एक तो फ्लक्स के होता है और एक क्या होता है? आर्मेचर धारा की होता है। ये चीज़ें पढ़ी थी। सीरीज मोटर के अंदर क्या होता है कि सारा का सारा जो सर्किट होता है वो क्या होता है? सीरीज में होता है। तो आपको पता है कि फ्लक्स किसका होगा? सीरीज का फ्लक्स और आर्मेचर की धारा दोनों मिलकर क्या बनाती है? टॉर्क का निर्माण करती है। बात करें स्टार्टिंग यानी प्रारंभिक अवस्था में, तो ये जो टॉर्क होता है वो टोटल किसके हो जाता है? धारा के स्क्वायर के यानी वर्ग के हो जाता है, जब तक मोटर संतृप्त बिंदु तक नहीं पहुंचती, यानी फील्ड वाइंडिंग संतृप्त के पास पहुंचने के बाद जो टॉर्क होता है वो किसके समानुपाती रह जाता है? ओनली फॉर धारा के समानुपाती रह जाता है। ये जो अपनों ने पढ़ा था सीरीज मोटर के बारे में। यहाँ जो बात कर रहे हैं अपना जो टॉपिक है यहाँ का, कि आपको पता है कि जो टॉर्क होता है, जो ये जो समीकरण है वो हर प्रकार की जो मोटर होती है डीसी मोटर है उनमें क्या रहेगा? समान रहेगा, चाहे वो सीरीज मोटर हो, चाहे शंट हो, चाहे कंपाउंड मोटर हो। तो टॉर्क आपको पता है फ्लक्स और आर्मेचर धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। अगर बात करें कि यह जो मोटर होती है वो स्टार्टिंग के अंदर फ्लक्स बना रही है, मान लेते हैं 200 वेबर का फ्लक्स बना रही है, तो ये क्या करेगी? अगर लोड का मान बढ़ रहा है और अगर घट रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके फ्लक्स पर, क्योंकि वोल्टेज का मान क्या है? फिक्स है। और वोल्टेज फिक्स होने के कारण जो फाई एस एच यानी इसका जो फ्लक्स बनेगा फाई एस एच वो क्या रहेगा? एक स्थिर प्रकृति का होगा। ठीक है, स्थिर होगा। तो ओनली फॉर जो टॉर्क है वो किस पर डिपेंड करेगा? ये तो क्या हो गया? फिक्स हो गया। अब ये आगे बढ़ रहा है, नहीं क्या हो रहा है? कम हो रहा है, नहीं ज़्यादा हो रहा है। तो ओनली फॉर जो टॉर्क होता है वो आर्मेचर धारा पे क्या करता है? डिपेंड करता है। किसका? एक शंट मोटर का। ठीक है, तो शंट मोटर का जो टॉर्क होता है वो आर्मेचर धारा पे क्या करता है? डिपेंड करता है, जिसके कारण आप सब लोग जानते हैं कि आर्मेचर धारा स्टार्टिंग में कितना ले रही थी? 1.5 गुना। तो टॉर्क भी कितना हो जाएगा? 1.5 गुना। सीरीज मोटर का कितना था? स्क्वायर में, यानी 2.25 गुना, यानी 2.225 गुना था। यहाँ पर क्या है? सिर्फ और सिर्फ 1.5 गुना। तो मैं बता दूं कि सीरीज मोटर की बजाय शंट मोटर का जो टॉर्क होता है वो क्या होता है? बहुत ही कम यानी निम्न होता है, जिसके कारण इसको लोड रहित अवस्था में चलाना चाहिए। यानी मोटर की जो गति क्या होती है? नियत होती है। और बात करें इसका स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग बल आघूर्ण क्या होता है? निम्न, यानी कितना होता है? 1.5 गुना। 1.5 गुना होता है। इसलिए इस मोटर को नो लोड
नो लोड पर क्या करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए यानी प्रारंभ करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। इसे क्या करना चाहिए, नो लोड पे स्टार्ट करना चाहिए। अपनों ने पढ़ा था सीरीज मोटर के बारे में, यानी उसका स्टार्टिंग टॉर्क कितना था, 2.25 गुना था, यानी एवरेज टॉर्क के हिसाब से। और यहाँ पर कितना आ रहा है, 1.5 गुना ही आ रहा है। तो सीरीज मोटर को आप लोड के साथ चलाना चाहिए और शंट मोटर को क्या चलाना चाहिए, लोड के बिना, यानी नो लोड स्थिति में आपको इस प्रकार की मोटर को क्या करना है, चलाना है। इसकी गति क्या होती है, फिक्स होती है। और आर्मेचर वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग दोनों क्या जुड़ी होती है, आपस में समांतर में जुड़ी रहती है। और इसकी जो नियत गति के लिए है मोटर सबसे ज़्यादा जानी जाती है। और नियत गति यानी फिक्स गति होने के कारण इस मोटर का उपयोग होता है वो बहुत सी जगह किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है वो अपने लास्ट के अंदर देखेंगे। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं कि इसके जो फॉर्मूलाज है, यानी ईएमएफ ज्ञात करने का, ठीक है, सॉरी बैक ईएमएफ ज्ञात करने का, टर्मिनल वोल्टेज कैसे ज्ञात होती है, आर्मेचर धारा की बात करें तो क्या क्या इक्वेशन रहेगी फॉर्मूलों की जिसके आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। तो आप जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को पता चल जाए कि इस ऐसे किस प्रकार के जो लोड होते हैं जहाँ पर गति क्या रहती है, स्पीड क्या रहती है, नियत रहती है, और वहाँ पर इस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। क्या पता अगर आपके जो लोड का मान, अगर आपको गति क्या चाहिए, स्थिर चाहिए, और आप किसी और सीरीज मोटर का उपयोग कर रहे हो, तो आपके घरों में जिस मोटर लगी रहती है या कहीं भी जैसे कारखानों में, तो वहाँ पर जाके देखना कि लोड किस टाइप का और उस पर किस प्रकार की मोटर लगाई गई है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए अब बात करते हैं कि फॉर्मूले के बारे में, यानी अगर आपको कुल वोल्टेज का, यानी अगर बात करें कि सप्लाई वोल्टेज का अगर आपको मान ज्ञात करना है तो किस तरीके का फॉर्मूला रहेगा सप्लाई वोल्टेज का शंट मोटर में। शंट मोटर के अंदर मैंने बताया था कि जो E होता है सबसे बड़ी वोल्टेज होती है। अगर आपको E का मान ज्ञात करना है तो आपको आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप और आर्मेचर द्वारा जो बनाया गया बैक ईएमएफ है, उन दोनों को अगर आप प्लस करते हो तो टोटल जो वोल्टेज है उसके क्या होगा, बराबर होगा। और मैं बता चुका हूँ जनरेटर के अंदर कि जो शंट जो जनरेटर या फिर शंट जो मोटर होती है जिसमें जो शंट वाइंडिंग लगाई जाती है वो कभी भी वोल्टेज ड्रॉप के अंदर भाग नहीं लेती है, क्योंकि ये समांतर में होने के कारण वोल्टेज ड्रॉप का मान क्या रहेगा, समान रहता है। इसलिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है, तो आपको बेझिझक होके आंसर आपको फटाक से कर देना है। तो इसकी समीकरण क्या रहेगी मैं बता चुका हूँ कि V का मान क्या रहेगा। V का मान अगर आपने ज्ञात करना है तो EB यानी बैक ईएमएफ को प्लस करना पड़ेगा आर्मेचर के वोल्टेज ड्रॉप से। तो आइए RA क्या आ गया, वोल्टेज ड्रॉप। इसका जो टोटल जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, वोल्ट में आएगा, ठीक है। V भी बोल सकते हैं, टर्मिनल वोल्टेज भी बोल सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में आप सब लोग जानते हैं कि इसका अगर एक अपने को नया फॉर्मूला ज्ञात करना है तो EB प्लस में क्या होगा, VAB अपने क्या है बोल सकते हैं, क्योंकि I इंटू RA क्या होता है, V निकालने का फॉर्मूला। तो अगर वोल्टेज ड्रॉप आर्मेचर का बैक ईएमएफ प्लस कर देंगे तो टोटल वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज मुझे मिल जाएगी। अब बात करते हैं अपने बैक ईएमएफ, ठीक है, बैक ईएमएफ की समीकरण। बैक ईएमएफ की समीकरण का मान अगर आपको निकालना है तो आपको सभी को पता है कि बड़े मान से में छोटा अगर निकालना है तो बड़े वाले में से माइनस किया जाता है, तभी क्या आएगा, छोटा मान आएगा। अगर बैक ईएमएफ का मान निकालना है तो क्या करेंगे, अपने टर्मिनल वोल्टेज को आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तभी किसका मान मिलेगा अपने को, बैक ईएमएफ का। तो बैक ईएमएफ का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, EB होता है, मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। तो EB बराबर क्या होगा, VT टर्मिनल वोल्टेज माइनस क्या होगा, IA और RA। इस तरीके से अगर आप ज्ञात कर सकते हो। इसका अगर एक फॉर्मूला और देखें तो क्या होगा कि VT माइनस IA RA का मल्टीप्लाई क्या होगा, VA। तो ये भी लिख सकते हैं अपने। तो ये जो फॉर्मूले हैं जो बैक ईएमएफ और
टर्मिनल वोल्टेज निकालने के दोनों फॉर्मूले हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा कि एक डीसी शंट मोटर जिसका बैक ईएमएफ 300 वोल्ट है और आर्मेचर का प्रतिरोध कितना है 0.5 ओम है, आर्मेचर के अंदर जो फ्लो होने वाली जो धारा है उसका मान कितना है 10 एम्पीयर है, तो टर्मिनल वोल्टेज का मान ज्ञात करो। तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो। अगर पूछा जाए बैक ईएमएफ का मान तो भी आप इस नीचे वाले जो फॉर्मूला है इससे आप बैक ईएमएफ का मान निकाल सकते हो। तो इजी है आपके लिए फॉर्मूला। अब बात करते हैं कि शंट मोटर के अंदर शंट वाइंडिंग में धारा का मान क्या रहेगा। अगर आर्मेचर आपको धारा निकालनी है यानी शंट धारा, शंट धारा का मान, शंट धारा का मान आप सब लोग जानते हैं कि शंट वाइंडिंग को एसएच से लिखा जाता है और ISH का अगर आपको मान ज्ञात करना है, ISH का मान अगर आपको ज्ञात करना है तो V बट्टे में क्या होता है R होता है। V यानी आपको सभी को पता है कि आर्मेचर वोल्टेज या फिर शंट वाइंडिंग वोल्टेज का मान क्या है समान, क्योंकि समांतर में जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मैंने सीधा ही V का मान लिख दिया। और बट्टे में जो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस लिया जाता है वो लिया जाता है यानी RSH का, यानी शंट का क्या लिया जाता है प्रतिरोध लिया जाता है। तो ISH का मान अगर आपको निकालना है तो VT बट्टे में क्या आएगा RSH, या फिर अपने बात कर सकते हैं V बट्टे में क्या आएगा RSH। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा RSH, V बट्टे में RSH ये रहेगा। उसके बाद अगर अपने बात करते हैं कि आर्मेचर धारा निकालने का फॉर्मूला, आर्मेचर धारा का फॉर्मूला क्या रहेगा आपको पता है I बराबर में V बट्टे में क्या होता है R होता है, तो V टर्मिनल वोल्टेज बट्टे में क्या आएगा RA यानी आर्मेचर का प्रतिरोध। ठीक है, यहाँ तक सभी को पता चल गया। टॉर्क का जो फॉर्मूला था वो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, तो सभी में क्या रहता है टॉर्क का फॉर्मूला इक्वल रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में अपने पढ़ते हैं डीसी शंट मोटर के अभिलक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी शंट मोटर। चलिए अगला जो पॉइंट है हमारा वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो डीसी मोटर का जो टॉर्क होता है उसके लिए 3 ग्राफ खींचे गए हैं और तीनों ग्राफ्सों से पता चलता है कि इस मोटर की रियल में क्या होता है कि जो स्पीड होती है वो बहुत ही फिक्स होती है और इसका जो टॉर्क होता है वो किस तरीके से अगेन होता है यानी ग्रोथ करता है, या किस तरीके से इंक्रीज होता है, किस तरीके से डिक्रीज होता है। तो पहला जो अपना अभिलक्षण है, अभिलक्षण पहला जो अभिलक्षण अगर बात करते हैं वो है कि टॉर्क व लोड के मध्य, टॉर्क और लोड के मध्य। आप सब लोगों को मैंने बताया था कि एक अपने पास एक समीकरण थी जो क्या थी कि टॉर्क का मान बढ़ेगा, ठीक है, यानी सॉरी पहले क्या होता है लोड का मान बढ़ेगा तो धारा का मान बढ़ेगा, धारा का मान बढ़ेगा तो फ्लक्स का मान बढ़ेगा, अगर फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो टॉर्क का मान बढ़ेगा, अगर टॉर्क बढ़ेगा तो आप सभी को पता है कि जो गति होती है वो कम हो जाती है, गति क्या हो जाती है कम हो जाती है। तो ये समीकरण अगर आपके याद है तो आप किसी भी प्रकार के अभिलक्षण यानी किसी प्रकार की जो मोटर की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको आप आसानी से समझा सकते हैं और आसानी से इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं वो आप उन क्वेश्चनों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो अपना जो पॉइंट बनता है वो ये बनता है कि डीसी मोटर का जो टॉर्क होता है वो लोड पे क्या करता है डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अपने टॉर्क की जो इक्वेशन थी वो क्या थी कि जो टॉर्क होता है वो किसके समानुपाती होता है आर्मेचर धारा और फ्लक्स के समानुपाती होता है। पर यहाँ पर एक कमी या दिक्कत आ रही है कि जो फाई एसएच होता है वो क्या होता है स्थिर है, जो मैंने सबसे पहले ही बता दिया था कि फाई एसएच का मान स्थिर है, इसलिए ये वाला जो कारक है वो तो बाहर हो जाएगा। इसलिए जो टॉर्क होता है वो किसके समानुपाती होगा ओनली फॉर आर्मेचर धारा के। अगर आर्मेचर धारा का मान बढ़ेगा तो टॉर्क का मान बढ़ेगा, तो टॉर्क का मान बढ़ेगा कब बढ़ेगा जब लोड का मान बढ़ेगा। अगर लोड की रिक्वायरमेंट होगी तो लोड क्या करेगा धारा को बोलेगा, धारा का मान बढ़ेगा, उसके बाद में धारा बढ़ेगी तो फील्ड में क्या जाएगा फ्लक्स जाएगा, तो फ्लक्स तो आपको पता है स्थिर है, तो बची क्या पहले वाले कारक यानी धारा ही बची। तो धारा ही क्या करेगी कि टॉर्क को मान को बढ़ाएगी जब लोड का मान बढ़ेगा। इसका जो ग्राफ होता है वो किस तरीके से बनेगा,
तो एक सीधी सरल रेखा में क्या बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा। यानी जो यहाँ पर जो प्रदर्शित किए जा रहे हैं, यहाँ पर क्या आएगा आपका टोरक आएगा, और यहाँ पर किसका मान आएगा, लोड का भी बोल सकते हैं, या फिर अपने कह सकते हैं आर्मेचर धारा का मान भी बोल सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा लोड का मान, यहाँ पर क्या आएगा टोरक का मान। टोरक आपको पता है कि आर्मेचर धारा के समानुपाती है, या अपने ये भी कह सकते हैं कि IA और टोरक क्या है, दोनों समानुपात में है। अब बात करते हैं कि अगर आर्मेचर धारा का मान कितना है, ये जैसे मैंने पॉइंट लगा दिए ग्राफ के अंदर कि 1 2 3 4, ये मैंने एम्पियर में करंट रेटिंग लिख दी है। उसके बाद में यहाँ पर भी मैंने टोरक यानी लोड लगा दिया गया, लोड कितना लगा रहे हैं। तो अगर 1 एम्पियर की धारा लोड का मान बढ़ा तो आपको पता है कि यहाँ से देखो कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। उसके बाद जैसे क्या होगा, बढ़ता जाएगा इस तरीके से कि अगर लोड का मान बढ़ रहा है तो आर्मेचर धारा का मान बढ़ेगा। आर्मेचर धारा बढ़ेगी तो आपको पता है कि आर्मेचर धारा जो समानुपात है वो किसके है, टोरक के है, तो टोरक का मान बढ़ेगा। तो सीधी सी बात अपने कह सकते हैं कि जो आर्मेचर शंट मोटर होती है उसका टोरक होता है वो सीधे के सीधे आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। इसलिए जो इस प्रकार की जो मोटर होती है DC शंट मोटर, उसका जो टोरक होता है वो 1.5 गुना होता है पूर्ण भार टोरक का। यानी पूर्ण टोरक का कितना होता है, 1.5 गुना होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में करंट कितना लेती है 1.5 गुना, तो स्क्वायर तो कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, तो ये अपने बात कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट है आगे वाला कि टोरक और गति के मध्य संबंध। तो ये उतार लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए, अब इलेक्शन कुछ नहीं है, बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं और कंडीशन याद रखनी है फ्लक्स के बारे में, यानी किस में फ्लक्स स्थिर रहता है और किस में फ्लक्स है चेंज नहीं होता है, किस में चेंज होता है। तो अपने बात करते हैं कि गति और लोड के मध्य संबंध। गति और लोड, आपको पता है कि गति का मान हमेशा ही कम होता है, चाहे फ्लक्स का मान बढ़े, चाहे टोरक का मान बढ़े, चाहे आर्मेचर धारा बढ़े। ठीक है, तो हमेशा ही क्या होगा, गति का मान कम होगा। तो इसका जो ग्राफ जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, बिल्कुल थोड़ा सा एंड में जाके क्या होगा, बिल्कुल थोड़ा सा झुका होगा। अपने कह सकते हैं कि 5% क्या हो सकता है कि इसके अंदर कमी आ सकती है, यानी स्पीड के अंदर। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा इसका गति, और यहाँ पर बात करते हैं अपने लोड। मैंने बताया था कि लोड का मान टोरक ही कह सकते हैं अपने, फाई SH और आर्मेचर धारा। ठीक है, फाई SH क्या है, स्थिर है। फाई SH का मान स्थिर हो गया तो आपको पता है कि जो स्पीड होती है वो किसके समानुपाती होती है, 1 में क्या होता है, फ्लक्स के होती है। और आपको पता है कि फ्लक्स का मान अगर स्थिर है तो स्पीड का मान भी स्थिर रहेगा, और फ्लक्स का मान कम हो रहा है तो फ्लक्स स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर फ्लक्स का मान ज़्यादा हो रहा है तो स्पीड का मान क्या होगा, कम होगा। इस तरीके से कंडीशन अपने पढ़ी थी। पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि शंट जो मोटर होती है उसमें फील्ड फ्लक्स क्या रहता है, नियत रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि फ्लक्स नियत रहेगा। तो फ्लक्स के अगर हिसाब से देखा जाए इसकी समीकरण यानी इक्वेशन से, तो यहाँ का जो गति भी है वो क्या अपने को एकदम स्थिर गति मिलेगी। अगर अपने लोड का मान बढ़ाते जाएंगे तो हो सकता है कि लास्ट में एंड में जाके क्या हो कि कुछ परसेंट के अंदर यानी 5% के अंदर कमी आ सकती है। ठीक है, तो गति होती है वो लगभग क्या रहती है, स्थिर रहती है। हो सकता है 5% के अंदर आपको कमी मिलेगी। जैसे अपने बात करते हैं कि 9 लोड पर 1000 RPM थे, जैसे लोड का मान बढ़ा दिया फुल, तो हो सकता है 995 हो जाए या 990 हो जाए, पर इससे कम गति नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लक्स का मान है वो बहुत ही कम क्या होता है, परिवर्तित होता है। ठीक है, तो ये था गति और लोड के मध्य। अब बात करते हैं आगे वाला जो पॉइंट है वो है गति और टॉर्क के मध्य। गति और टॉर्क, आपको पता है कि इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से बढ़ेगा, इस तरीके से, क्योंकि जो टॉर्क की बात करें या फिर बात करें लोड की, दोनों क्या होते हैं, समानुपात में होंगे। तो अगर उसका भी ग्राफ इस तरीके से है तो इसका भी ग्राफ इस तरीके से, क्योंकि जो समानुपात में जो राशियाँ होती है वो हमेशा एक बढ़ती है तो दूसरी भी राशि बढ़ती है। अगर पहली घट रही है तो दूसरी भी क्या होगी, घटेगी। तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर जो शो किया जाएगा वो गति को, और यहाँ पर बात करते हैं वो किया जाएगा टॉर्क, या फिर अपने कह सकते हैं आर्मेचर धारा को।
क्योंकि आर्मेचर धारा टॉर्क के क्या है, समानुपाती है। तो अगर आर्मेचर धारा बढ़ेगी तो टॉर्क बढ़ेगा, जिसके कारण गति हो सकता है कि थोड़ी सी कम हो, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5% आ जाएगा। ठीक है, तो ये था, मैंने बताया था कि जो लास्ट वाले दो ग्राफ है गति और टॉर्क, और गति और लोड के मध्य जो दोनों टॉर्क है वो हमेशा समान रहते हैं, चाहे मोटर की बात करें सीरीज की, चाहे मोटर की बात करें अपने शंट के बारे में। तो ये था आज के जो अभिलक्षण डीसी शंट मोटर के बारे में। अब अपना जो आखिरी जो पॉइंट है, यानी आखिरी जो पड़ाव आ गया है कि डीसी शंट मोटर का जो उपयोग है वो कहाँ किया जाता है, किस प्रकार के जो कार्य होते हैं वहाँ पर अपने डीसी शंट मोटर का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए आप हेडिंग लगा लीजिए कि डीसी शंट मोटर के उपयोग। डीसी शंट मोटर का जो उपयोग होता है वो सबसे पहले आपको ऐसा स्थान ढूंढना है जहां पर गति क्या हो, स्थिर हो, यानी मोटर को चलाना हो और गति क्या हो, स्थिर गति की आवश्यकता हो। तो आप सोचो कि ऐसा कौन सा लोड होगा जहां पर गति का मान क्या हो, स्थिर हो, गति का मान क्या हो, स्थिर हो। जिसे बात करें पेपर मशीन, पेपर की जब छपाई होती है तो इस तरीके से जो रोल पे चलते रहती है, पेपर अलग अलग होते हैं तो वो प्रिंटिंग लगा रहता है तो वो छपते रहते हैं धीरे धीरे। अगर मोटर एक स्पीड में चल रही है तो वो छप रहे हैं। अगर यहाँ पर सीरीज मोटर का उपयोग किया जा रहा है तो सीरीज मोटर क्या करेगी, स्पीड ज़्यादा होती है तो पेपर क्या है फटाफट से चलेंगे, तो क्या होगा, पेपर कभी छिपेगा, कभी इधर वाला जो अक्षर है वो दूसरे पेपर में छप जाएगा, कभी डबल हो जाएगा, कभी ट्रिपल हो जाएगा, कभी बीच में पेपर का छूट भी जाएंगे। तो कैसे क्या है कि इस तरीके से स्पीड का मेंटेन नहीं हो रहा तो पेपर के अंदर जो छपाई हो रही है वो सही ढंग से नहीं होगी, किसी पेपर पे होगी किसी पे नहीं होगी। अब बात करते हैं रोलिंग मशीन के बारे में। रोलिंग जो मशीन होती है, जो फैंसी जोड़ियाँ बनती है जैसे कि मकानों के अंदर, तो वहाँ पर जो रोल होते हैं उसको जो किया जाता है, यानी घुमा के इसको समेटा जाता है, यानी एक बंडल बनाया जाता है उसका। तो वहाँ पर क्या होता है, स्थिर गति भी होनी जरूरी है। अगर स्पीड में करेंगे तो वो क्या है कि टॉर्क का मान बढ़ रहा है, तो टॉर्क का यानी लोड का मान धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि स्पीड क्या हो जाएगी, सीरीज मोटर की कम हो जाएगी, पर शंट मोटर की क्या है, स्पीड एक जैसी रहेगी, चाहे टॉर्क का मान बढ़े चाहे मत बढ़े। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रंधा मशीन में। तो रंधा मशीन में जैसे कि बात करें कि एक से अपने किसी भी 1 इंच लकड़ी को अपने को छीलना है तो धीरे धीरे अगर एक सी गति अपने को चाहिए। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाना वाला वो है कि डीसी एमजी सेट के अंदर किस प्रकार की मोटर प्रयोग की जाती है। तो आपको हमेशा ही बताना है डीसी शंट मोटर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वोल्टेज अपने को क्या चाहिए, एकदम स्थिर चाहिए। स्थिर कब मिलेगी, फैराडे के नियम से कि अगर अपने जो रोटेशन को अगर अपने स्थिर रखेंगे तो गति का मान भी क्या मिलेगा, अपने को स्थिर मिलेगा। इसलिए हमारी जो स्पीड होती है वो स्थिर रहेगी तो वोल्टेज भी क्या मिलेगी, स्थिर मिलेगी। इसलिए एमजी सेट में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग की जाने वाली जो मोटर है वो होती है डीसी शंट मोटर। तो अपने लिखते हैं कि कहाँ किया जाता है, एमजी सेट में। उसके बाद में अगर बात करें प्लेनर में, प्लेनर एक रंधे मशीन की तरह ही होती है, रंधा मशीन। उसके बाद में बात करते हैं कि पेपर मशीन, कटिंग टूल मशीन, कटिंग टूल मशीन और प्लेनर हो गया। यहाँ जो इस प्रकार की जो मोटर रहती है वहाँ पर इनका उपयोग किया जाता है। रंधा मशीन आ गया, ठीक है, एडीसी। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है ये एमजी सेट है, सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली डीसी शंट मोटर का। और ऐसा भी पूछ सकता है स्टार्टर के बारे में। तो अगली जो क्लास रहेगी वो रहेगी कंपाउंड मोटर के बारे में, और कंपाउंड मोटर का जो क्लासिफिकेशन है वो किसके आधार पे किया जाता है तो अपने पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें, ताकि मुझे भी हौसला हो कि आपने इस यानी जो वीडियो को बहुत अच्छे से शेयर भी किया है, लाइक भी मिले और मुझे कमेंट भी मिले हैं। तो आप जो भी वीडियो देख रहे हो तो एक बार कमेंट लगाकर कमेंट में आप कमेंट कर देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि किन किन स्टूडेंट ने वीडियो को देखा है। तो एक बार ज़रूर कमेंट करें और बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।